बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं निकिता मिश्रा आप सभी का लोकतंत्र टॉक्स पे। इस समय हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं तमिलनाडु से पूर्व डीजीपी, जी हाँ, करुणा सागर जी हमारे साथ मौजूद हैं और फिलहाल ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं। और अगर अगर हम बात करें तो राजनीति की पृष्ठभूमि पे खासे चर्चा में हैं अभी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हमारे चैनल में। सर, आपसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि आप एक समय में आरजेडी के साथ थे और अब आप कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं। इसके पीछे कारण क्या था सर? धन्यवाद निकिता और आपके सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। जहाँ तक आरजेडी से कांग्रेस की जो मेरी यात्रा रही, तो उसमें सिर्फ यही था कि मैंने विचारधारा की राजनीति की है और मेरी विचारधारा एक समतामूलक समाज की विचारधारा है। हाँ, मेरी विचारधारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा है, मेरी विचारधारा महात्मा गांधी की विचारधारा है। तो हमने जब देखा कि ये लड़ाई जो हो रही है इस समय बीजेपी के साथ, इसको देश के स्तर पर लड़ने की ज़रूरत है और देश के स्तर पर सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म कांग्रेस है। कांग्रेस, अगर इस देश में कोई पार्टी वास्तविक रूप से राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी पहचान और उपस्थिति देश के कोने कोने में है, तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और जिस तरह से राहुल जी एक लंबे समय से बहुत निर्भीकता से जनमानस के जो सोच है, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उन मुद्दों को बार बार उठाते रहे। जिस तरह से इन्होंने अर्थव्यवस्था चलाई और एक क्रोनी कैपिटलिज्म, जो कुछ पूंजीपतियों के इशारे पर सरकार चल रही थी। देखिए, पूंजीपति और राजनीति, ये संबंध बहुत पुराना है, लेकिन ये बात पहली बार हो रहा है जब पूंजीपति सरकार चला रहा है। वो निर्धारित करता है क्या हो, सरकार की नीतियां क्या होंगी। तो ये अंतर है पहले और आज में, और इसको राहुल गांधी जी ने बहुत मजबूती से उठाया। तो मुझे लगा कि उनका हाथ मजबूत करने का समय है और मेरे लिए भी एक मौका मिलेगा कि एक राष्ट्रीय पटल पर काम करने का माहौल मिलेगा। तो ये सोच के हमने कांग्रेस ज्वाइन किया। ठीक है सर। हाल ही में अभी लोकसभा चुनाव हुआ और तीसरी बार देखा जाए तो गद्दी पे फिर से बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी। इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? 400 पार का नारा दिया जा रहा था। देखिए, पहली बार तो मैं, इस बार ये मोदी सरकार नहीं है, मोदी गारंटी भी नहीं है। ये एनडीए की सरकार है और एनडीए की गारंटी है, और वो उस एनडीए की गारंटी है जिसका जन्म तो अटल जी के काल में हुआ था और उसके बाद बीच में उसको दफना दिया गया, और फिर उसको जब जरूरत पड़ी है तो एक अवसरवादी गठबंधन की तरह उसको फिर से उभारा गया है। तो इसमें जो अंतर विरोध है, जो अंतर कलह है, जो इसके विभिन्न घटक दल हैं, उनके अंदर जो वैचारिक मतभेद है, जैसे नीतीश जी की जो सोच है या नायडू की सोच है। आपने देखा होगा कि मिजोरम में विधानसभा का चुनाव हुआ और वहाँ जो एमएनएस सत्ताधारी पार्टी है, वो एनडीए की घटक है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री राज्य में आते हैं तो मैं उनके साथ साझा नहीं करूंगा स्टेज, और प्रधानमंत्री को वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई। उसके बगल में मणिपुर है जो पिछले एक साल से जल रहा है, जिसकी शुरुआत 3 मई को हुई थी, और आप महिला हैं और आप उस महिला का दर्द, उस महिला समाज के दर्द को महसूस कर सकती हैं जिसके साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ। और आज भी, अभी 2 दिन पहले की खबर थी कि सीआरपीएफ के सोल्जर्स जा रहे थे और जो असामाजिक तत्व हैं उन्होंने रोक लिया बस को, उनको उतार के और बस में आग लगा दी। तो सीआरपीएफ के सोल्जर्स की ये स्थिति नहीं है कि वो स्थिति को नियंत्रण में कर सकें। तो पूरी तरह से ये सरकार
जो इंटरनल सिक्योरिटी का जहाँ तक मैटर है उसमें विफल रही है। जैसे ही इनकी सरकार बनी, आप देखिए उड़ीसा में जहाँ हमेशा अमन चैन रहता था, आज राइट्स हो रहा है, इंटरनेट बंद किए जा रहे हैं, कर्फ्यू लग गया है। तो ये इनकी मानसिकता रही है। तो इसलिए ये जो 400 पार का नारा था, ये तो इनको भी मालूम था कि इसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि इनके पास सारा तंत्र है। और जो मीडिया के द्वारा और जो सरकारी एजेंसीज जो हैं वो भी इनको खबर देते रहती है। प्लस इनके इंटरनल सर्वे के बहुत स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म से ये लगातार सर्वे करते जा रहे हैं। तो इनको मालूम था कि प्रधानमंत्री की छवि काफ़ी धूमिल हुई है पहले के मुकाबले में, और बीजेपी का जनाधार बहुत घटा है। और इसीलिए ये 400 नारा का 400 पार का नारा दिया जा रहा था, ताकि कार्यकर्ताओं में कुछ उत्साह बने और उस उत्साह से इनकी सीटें कुछ बढ़ जाएं। बीजेपी में आप देखिए तो दो तरह की बीजेपी है। एक बीजेपी है जिसमें आरएसएस से निकले हुए कार्यकर्ता और नेता हैं, और दूसरी बीजेपी है जिसमें सारे आयातित नेता हैं, और वो सभी पार्टियों से हैं, और वो सभी वैसे नेता हैं जिनके ऊपर ईडी या सीबीआई या इनकम टैक्स के मुकदमे चल रहे हैं, और वो अपना जान बचाने के लिए, अपने रात में अपनी नींद अच्छी करने के लिए उन्होंने ज्वाइन किया है। और जो मुख्य पदों पर इस समय बीजेपी है उसमें उनकी संख्या ज़्यादा है। इसीलिए आपने देखा कि आरएसएस का दर्द छलका है, और खुद मोहन भागवत जी ने, रतन सारदा जी ने, इंद्रेश कुमार जी ने लगातार इस सरकार पर, और सरकार का मतलब मोदी जी पर व्यक्तिगत रूप से ये आरोप लगाया है कि इन्होंने बीजेपी की छवि को खत्म कर दिया है। जो बीजेपी की विचारधारा थी, जिस विचारधारा की राजनीति बीजेपी करती थी, वो विचारधारा की राजनीति आज नहीं हो रही है। आए दिन पेपर लीक के मामले आते रहते हैं और काफ़ी स्टूडेंट इससे परेशान हैं। वो चाहे बिहार की बात करें या झारखंड की बात करें, हर जगह पेपर लीक का मामला आ रहा है। तो क्या ये सरकार, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कह रहे हैं कि सरकार पेपर लीक या पेपर को कराने में विफल रही है, तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सरकार अब नाकाम हो रहा है धीरे धीरे? देखिए, बिल्कुल सच्चाई है ना। लगातार जब तक हम सत्ता में थे तो बिहार में लगभग 500 युवाओं को नौकरियां मिली। जैसे ही हम हटे उसके बाद बीपीएससी का पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया। अभी आपने देखा नीट का बिहार पुलिस अलग इन्वेस्टिगेशन कर रही है, गुजरात पुलिस अलग इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और मंत्री महोदय कहते हैं कि शायद कुछ गड़बड़ी हुई है। भाई, शायद गड़बड़ी क्या होता है इसमें? तो मंत्री महोदय को, अगर गुजरात में इनकी सरकार है, बिहार में इनकी सरकार है, और इनकी सरकार की पुलिस ये दावा कर रही है कि इसमें गड़बड़ी हुई है, तो ये तो इस बात पर जो शिक्षा मंत्री हैं उनको तो इस्तीफा देना चाहिए कि वो इस परीक्षा को करवाने में सक्षम नहीं है। और ये वैसे बच्चे हैं जो मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, और आप जानती हैं निकिता कि मेडिकल की तैयारी में बच्चे कितना खर्च करते हैं, पैसे खर्च होते हैं अभिभावकों के, और बच्चों के ऊपर कितना साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है। आज कोचिंग बच्चे रात दिन 24 घंटे में 16 घंटे 17 घंटे पढ़ाई करते हैं, और वो एग्ज़ाम देने के बाद अब उनको पता नहीं आगे क्या होने वाला है। ठीक है सर, लास्ट सवाल आपसे सर मेरा रहेगा कि आप खुद की भूमिका कांग्रेस में क्या देख रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, अभी जैसे हमने निकिता बताया था कि अभी हमने ज्वाइन किया, और उसके बाद प्रचार करने का मौका मिला तो हमने प्रचार किया। अब आगे ये देखना है कि मैं कांग्रेस में मुझे किस तरह का रोल मिलता है, या शीर्ष नेतृत्व से किस तरह का निर्देश मिलता है। तो जिस तरह का भी निर्देश होगा, जिस तरह का भी रोल होगा, उसको बखूबी निभाएंगे। नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि यू टर्न लेने वाले हैं। राहुल जी कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। आप भी बिहार से हैं,
क्या लगता है नीतीश जी के बारे में? देखिए, नीतीश जी क्या करेंगे ये तो नीतीश जी बता सकते हैं। लेकिन वो यू टर्न लेंगे, इधर आएंगे, क्या करेंगे, ये तो मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये सरकार लंबी नहीं चलेगी। जैसा हमने शुरू में आपको बताया था कि इस सरकार में इतना अंतर विरोध है बीजेपी के अंदर और बीजेपी के घटक दलों के बीच में, कि इस सारे जो बोलते हैं ना इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं, अंतर विरोध जो अंतर कलह है, इन सबको लेके और स्मूथली सुचारू रूप से देश की सत्ता को चलाना मुझे नहीं लगता है संभव होगा। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये सरकार अपनी विफलताओं के कारण, अपनी विसंगतियों के कारण और जो अवसरवादी गठबंधन जो हड़बड़ी में बनाया गया है, इसकी उम्र खत्म हो जाएगी और शायद हम जल्दी मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर।